हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं फिर ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। क्या है टॉपिक का नाम? उत्तर का विशाल मैदान। इसके पहले हमने पर्वतीय क्षेत्र, मिट्टी, बहुउद्देशीय परियोजना और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य हमने देख लिए हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करिए। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और कंटेंट अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है उत्तर का विशाल मैदान? ये बहुत प्रमुख टॉपिक है और ये उत्तर का विशाल मैदान किसको बोलते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र को क्या बोला जा रहा है? उत्तर का विशाल मैदान। और इसका कुल क्षेत्र कितना है? 7 लाख स्क्वायर मीटर। इसका कुल क्षेत्र कितना है? 7 लाख स्क्वायर मीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है इसकी? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का मतलब समझिए ब्रह्मपुत्र कहाँ होती है? भारत के एकदम पश्चिमी छोर पे और पूर्वी छोर पे, और ये पश्चिम की बात की जा रही है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 100 से 150 किलोमीटर। तो उत्तर का विशाल मैदान किसको बोला जाएगा? हिमालय पर्वत के दक्षिण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोलेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। यह कितनी चौड़ी है? यह 3200 किलोमीटर चौड़ी है। 100 से 150 किलोमीटर चौड़ी है और इसका लंबाई कितना है? 3200 किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल 7 लाख स्क्वायर मीटर है। फिर यह भाग कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ क्यों होती है? नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से यह भाग निर्मित है, इसलिए यह बहुत उपजाऊ होता है। इसलिए यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या बसती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रोजगार होगा, कृषि ज़्यादा होगी तो जनसंख्या बसेगी। फिर हम देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान को 6 भागों में बांटा जाता है। उत्तर के विशाल मैदानों को कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में। पहला क्या है? भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खागर या कछारी, खागर या कछारी, पांचवा रे या कल्हर, छठवां डेल्टा। तो उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में। भाबर, तराई, बांगर, खागर, खागर का दूसरा नाम कछारी, रे का दूसरा नाम कल्लर और डेल्टा। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? भाबर प्रदेश। यह सिंधु से लेकर तीस्ता तक 8 से 16 किलोमीटर के बीच एक चौड़ी पट्टी है। किसके बीच? भाबर जब भी आएगा तो किसके बीच होगा? सिंधु और तीस्ता के बीच में। सिंधु और तीस्ता के बीच में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। उसको क्या बोलेंगे? उस क्षेत्र को भाबर कहेंगे। भावर क्या होता है? नदियां अपने साथ छोटे बड़े पत्थर को लेके आती हैं, उसी को भावर बोला गया है। नदियां क्या करती हैं? अपने साथ छोटे बड़े पत्थर को लेके आती हैं, उसका निक्षेप करती हैं और निक्षेप करने से जो प्रदेश का निर्माण हुआ है, इसलिए उसको भावर प्रदेश कहेंगे। यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। यह शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों का निक्षेप करती है। वही छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों का निक्षेप करती है, जिसे भावर नाम दिया गया है। जिस पत्थर के टुकड़े का निक्षेप करेगी उसको क्या बोलते हैं? भावर। यह यहाँ पे छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है। छोटी जो नदी है वो पत्थर का जो निक्षेप होता है उसमें छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और यह भाग क्योंकि पथरीला है इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो भावर में हमने क्या पढ़ा? यह सिंधु से तीस्ता के बीच में फैली हुई है और इसकी चौड़ाई कितनी इसकी पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। भावर किसको कहते हैं? नदियां अपने द्वारा छोटे बड़े पत्थरों का निक्षेप करती है, उसके द्वारा जो प्रदेश बना रहता है उसको भावर कहते हैं। नदियां अपने द्वारा छोटे बड़े पत्थरों का निक्षेप करती है, उसके द्वारा बना प्रदेश को भावर कहते हैं। भावर प्रदेश में नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? छोटी नदी। और यह कृषि उपयुक्त नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे क्या है? तराई प्रदेश। भावर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है। भावर के दक्षिण में
15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है, जहाँ पे नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं, मतलब पुनः मैदानी क्षेत्र में आती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। मतलब ये नदियों का अंतिम अवस्था होता है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में हमारे सुंदरवन का डेल्टा, जब गंगा नदी का वृद्धावस्था होता है तो वहाँ पे दलदली भाग का निर्माण होता है। तो ये भावर के दक्षिण में है, 15 से 30 किलोमीटर की पट्टी है। फिर अगला पॉइंट क्या है, तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक हुआ है। कहाँ हुआ है? पूर्व में अधिक हुआ है। किसकी तुलना में? पश्चिम में। किसके कारण? वर्षा की अधिकता के कारण। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, संवहन वन तथा जैव विविधता पाई जाती है। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, संघनन वन तथा जैव विविधता पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कॉप प्रदेश। कॉप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी के भांति होती है। हमने देखा भी था, कॉप किसको कहते हैं? उसमें रेत की कम मात्रा हो उसको कॉप कहते हैं। यह चिकनी मिट्टी जैसा ही होगा लेकिन सख्त होगा। इस मिट्टी को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? खादर मिट्टी प्रदेश। इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला खादर मिट्टी प्रदेश, इसको देखते हैं। खादर मिट्टी प्रदेश में क्या है? यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। खादर मिट्टी प्रदेश में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचेगा। बाढ़ का पानी अगर प्रतिवर्ष पहुंच रहा है तो इसमें हर साल नई मिट्टी आ जाती है, और इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। कछारी प्रदेश मतलब जहां नदियों की बाढ़ सबसे ज्यादा आ रही है उस प्रदेश को कछारी प्रदेश कहेंगे। और कछारी प्रदेश की मिट्टी कैसी होगी? हमेशा नई होगी, क्योंकि हर साल बाढ़ आएगी तो उसमें मिट्टी बदलेगी। फिर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण यहाँ की मिट्टी नया होती है, हमने बता दिया। इसका रंग हल्का तथा बालू व कंकड़ युक्त होती है। इसका रंग हल्का होगा, बालू और कंकड़ युक्त होगा, इसी को खादर मिट्टी कहेंगे। ये कॉप का एक भाग है। चलिए अगला भाग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे क्या है? बांगर मिट्टी प्रदेश। हमने कॉप मिट्टी का दो भाग किया था, बांगर मिट्टी प्रदेश और एक खादर पढ़ लिया अभी। तो बांगर मिट्टी प्रदेश कहाँ बनता है? यह उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोल मिट्टी से बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है वो किससे बना हुआ है? पुराने जड़ोल मिट्टी से। और इस मैदान के अधिक ऊंचे होने के कारण, यह बहुत ऊंचाई पे है, अधिक ऊंचे होने के कारण यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। अधिक ऊंचे होने के कारण नदी के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पे पुरानी कॉप मिट्टी ही पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, पुरानी कॉप मिट्टी। किस कारण? यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर है। तो बांगर मिट्टी प्रदेश इतना ही था। फिर हम अगला प्रकार देखते हैं, रेह। बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। कौन सी परत? नमकीन और या सफ़ेद परत बिछी होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। रेह का दूसरा नाम कलहर। रेह का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कलहर। और ये कहाँ होता है? बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है वहाँ कहीं कहीं पर एक नमकीन परत या सफ़ेद परत जमा होता है, जिसको रेह या कलहर कहते हैं। जहाँ सिंचाई हो रही है वहाँ पे नमकीन या सफ़ेद परत बिछी हुई है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? कलहर। यह अधिकतर यूपी, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाया जाता है। यूपी, हरियाणा और पंजाब के शुष्क भागों में पाया जाता है। और अगला लास्ट देखते हैं, डेल्टा। नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। नदियाँ अपने मुहाने बनाती हैं। और भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा या उसको हुगली कहिए उस समय के मुहाने पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है। वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो भारत में एकमात्र डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा या हुगली नदी के मुहाने पर है। और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र भी नदी अपना डेल्टा बनाती है, वो कहाँ बनाती है? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? बांग्लादेश में। और डेल्टा कहाँ बनता है? नदी के मुहाने। मुहाने मतलब अंतिम अवस्था पर, नदी के अंतिम अवस्था पर क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। तो उत्तर का विशाल मैदान का नॉर्मल विभाजन ये था। एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे, वो भी डिटेल में देखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए, अच्छा से नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करिए। अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। गुड नाइट।